साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस फेसेस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी मेंस के लिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आपको एक टॉपिक लेके आया है जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद दस्ता, आजाद हिंद फौज और रॉयल नेवी यानी कि नौसैनिक विद्रोह की बात करेंगे। आज का टॉपिक डीप डिस्कशन होने वाला है। इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसका डिटेल डिस्कशन होगा, और कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम कुछ वीडियोस आपको और प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं आज तक। आप देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट से सवाल पूछे गए कि सबसे पहले सवाल जो पूछे जाते थे वो पूछे जाते थे कि बिहार का योगदान, पार्टिसिपेशन, पीपुल पार्टिसिपेशन ऑफ बिहार, रोल ऑफ आज़ाद दस्ता। लेकिन 67 से सवाल पूछे जाने लगे क्या आपका क्विट इंडिया मूवमेंट नेशनल स्तर पे पूछे जाने लगे। तो उस हिसाब से हम लोग सारे पहलू को, सारे मुद्दे को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सेशन है आपका किसका है, आपको जो भी हमारा बैच है आरोही 2.0 बैच है, उस बैच के सेशन जिसमें हम लोग ये टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। और शुरुआत हमने यहीं से किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो जो लोग भी को लगता है कि मेंस में आपको दिक्कत आ रहा है लिखने में, कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, डिटेल टॉपिक कैसे डिस्कशन किया जाएगा, चूंकि मेरा टेस्ट सीरीज है लेकिन इसमें हम लोग डिटेल टॉपिक जो वीक का होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इस वीक का टॉपिक 3 था, इस तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक को हमने, 4 टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे आरोही बैच से आप इनरोल करना चाहते हैं तो 35 टेस्ट के माध्यम से आपको सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। जैसे आपको हमने बताया कि जो टॉपिक इस सप्ताह का हमने डिस्कस किया, इसी तरह से सारे टॉपिक डिस्कस करके नोट्स प्रोवाइड करके सारी चीज़ों को, पर्सनल मेंटरशिप, इसका रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, कॉपी चेकिंग हो गया, टॉपर कॉपी हो गया, मॉडल आंसर हो गया, सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। केवल टेस्ट टॉपिक भी अभी गए हैं और नोट्स गए हैं, और ये जो सेशन था आपको यूट्यूब पर मैंने पब्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप इनरोल करिएगा। तो सैटरडे को पहला टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट होते 7 बजे आपका हिस्ट्री का होगा, और संडे को आपका एसी का टेस्ट होगा 7 बजे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनरोल करने के लिए 91 17 16 63 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कुछ आपको छूटा नहीं है, यहाँ से आप बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से सारे टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इनरोल करना चाहते हो 9117166347 पे हमें व्हाट्सअप करिएगा, 91 17 16 63 47। चलिए आते हैं, और अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ऐसे वीडियो का आपको जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। के दो। चलिए, और कोई बताइए, एकदम व्यवहारिक तौर पे बताइए, प्रैक्टिकल, कोई रट्टू लपाटू वाला काम नहीं, सीधे कि जापान जो भारत से। एक्सपेंशन कर रहा था वो, ठीक है। और दूसरा ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में बिना पूछे ही नहीं, भागीदारी दे दी थी जापान इंडिया एक्सटेंशन को। करा तो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों? क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि जापान हमें भी अपने अंडर कर लेगा। रीजन आपको पता होना चाहिए किसी चीज का। हाँ, और बताइए। और दूसरा कि ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया से पूछे ही सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर में टू में इनको, हाँ, इंक्लूड कर लिया था इनको। इंक्लूड कर लिया था। ठीक। दूसरा कि नेशनलिज्म बहुत राइज कर रहा था, बिल्कुल। उस समय पीक पे था नेशनलिज्म, और यही सब कारण है। क्लियर है। देखिए, यही चीज है, एक्चुअल रीजन क्या है कि आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव भी आया था, तो उसमें लोगों को कुछ लगा नहीं था कि हमको कुछ हाथ लगा है। बस कहते हैं ना कि बस एक दिखावा के लिए और लोगों के सहानुभूति के लिए लाया गया, लेकिन इसमें कुछ भी किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। तो क्रिप्स क्रिप्स मिशन भी अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद से फिर एक आपको तो लोगों के मन में एक तरह का मतलब कि कह सकते हैं कि एक असंतोष था कि हम क्या करेंगे, कि ऐसे वक्त के तलाश में थे कि हमको मौका मिले कि बृहद स्तर पर क्या करें, हम एक मूवमेंट कर सके। ठीक है, उसी बीच में एक और आग लग गया। आग ये लग गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, आपको पता होगा। और उसमें जो है भारत के लोगों को बिना पूछे हुए इनको सम्मिलित किया जाना भी, ये क्या रहा, इनका एक विरोध रहा, ये हमसे पूछे। और एक आपने जो कहा कि जापानी आक्रमण की बात कहा कि जापान लोग जो अटैक किए थे। देखिए, आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान जो था भारत पर आक्रमण ब्रिटेन के लिए कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का क्या था, भारत क्या था, कॉलोनियल था, यानी कि उपनिवेश था। ठीक है, तो आक्रमण था, तो क्या देश तो हमारा है ना, यहाँ शासन कोई भी कर रहा है, इनका क्या है, ये तो छोड़ के भाग के चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन देश हमारा है तो हमको रक्षा करना है। तो ये इसीलिए अंग्रेजों पे दबाव बनाने लगे कि आक्रमण होगा तो हमारी भी क्षति होगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा। तो ठीक है, तो किसी भी आंदोलन का, किसी भी मूवमेंट का आपको कारण जानना जरूरी है कि कॉजेस क्यों, क्या रहे इसके, क्या रीजन रहे। सबको क्लियर है कारण क्या रहा इसका। उसके बाद पता होगा कि 14 जुलाई
1942। क्या नाम था? वर्धा। ठीक है। वर्धा में एक आपका रिजोल्यूशन पास होता है, और लास्ट में इसको अंतिम मोड़ दिया था ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942 को। और उसमें एक रिजोल्यूशन यानी कि प्रस्ताव पारित किया जाता है। और रिजोल्यूशन में कहा जाता है कि क्या अंग्रेजों को क्या करना होगा, अब भारत छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और गांधी जी ने कहा था, एक नारा दिया था क्या, डू एंड डाई, करो या मरो का। डू और और डाई उसमें का। उन्होंने कहा था कि या तो हम आजाद होंगे, ठीक है, या तो हम आजादी लेंगे, या फिर क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। ठीक है। इस लेवल पे उनका क्या था, ये कहना था कि या तो हम आजादी लेंगे इस बार, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का ये आखिरी क्या होगा, ये आंदोलन होने वाला, आखिरी मोमेंट होने वाला है, जिसमें हम या तो आजाद होंगे, या खुद को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का कितना इसमें ये था, आपका समर्पण था इस आंदोलन में। इंग्लिश वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है ना, जो होंगे एक आध, समझ में नहीं। आना चाहिए स्टोरी की तरह। हाँ ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही, और इसके बाद से कुछ कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया कि जैसे कि जो लोग अगर सरकारी पद पे हैं, ये पढ़ा होगा आपने कि जो लोग सरकारी पद पे हैं वो क्या करें, बताइए, सरकारी पद वाले क्या करें? वो अपने पद पर बने रहे और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट ना करें। हाँ, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट ना करें। स्टूडेंट लोगों को उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो, अगर आपको खुद में आत्मविश्वास हो तो पढ़ाई क्या करें, छोड़ दें। छोड़ दें। ठीक है। वो भी आपको, जो भी सेना थे, जो भी आपको कह सकते हैं कि फोर्स डिपार्टमेंट में थे, उनको कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों पे गोली न चलाएं। ठीक है। क्योंकि हम्म। आपको पता होगा कि भारत के सैनिक भी उसमें शामिल होते थे, जो अंग्रेजों की सेना होती थी उसमें भारत के सैनिक भी शामिल होते थे ना। तो उनको कहा गया कि भारतीयों के प्रति क्या दिखाना है, इनको सम्मान दिखाना है, और हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है इन पे वो गोली नहीं चलाए। राजा महाराजाओं को भी कहा कि जनता को क्या करिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। और जो भी प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, रियायती शायद प्रदेश बोला जाता है, रियासतें, देसी रियासतें शायद बोला जाता है, प्रांतीय प्रदेश बोला जाता है। तो उनको कहा गया कि क्या करना है। अब उनको कहा गया कि अगर जनता का आपको भी सपोर्ट करना है, जो भी वहां पे लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनके लिए कहा गया कि अगर ये जमींदार क्या कर रहे हैं, अगर सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको टैक्स देना बंद कर दो। ठीक है। लेकिन अगर ये सरकार का विरोध कर रहे हैं, जमींदार सरकार का समर्थन नहीं कर रहे, तो इनको टैक्स दो। ठीक है। इतना मतलब कि कह सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे क्या किया गांधी जी ने, आह्वान किया। और लास्ट में उन्होंने कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो, ये आखिरी हमारा होगा। और यहां से क्या करेंगे, या तो हम डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, या फिर करेंगे आजादी को हम प्राप्त करेंगे। ठीक है। लेकिन आप देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो रहा, अब यहां से स्टार्ट तो होता है, लेकिन इसका दो फेज बन जाता है। अब देखिए, कोई भी आंदोलन आपको पता होगा कि बड़े लेवल पे स्टार्ट होता है, तो एक तो इसका मेन स्ट्रीम होता है। ठीक है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो जो बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि इसके नेता लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो एक होता है। और एक दूसरा होता है इसका, जो लोग पीपल पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। ठीक है। तो इसमें स्टार्ट तो कर दिए जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन्होंने स्टार्ट कर दिया आंदोलन को, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाए ज्यादा दिनों तक। ठीक है। क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए? जिस दिन ये स्टार्ट किया 8 अगस्त को, उसके अगले दिन जस्ट क्या किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और गिरफ्तार करके इनके अलग अलग जेलों में, किन्हीं को अल्मोड़ा जेल में, किन्हीं को अहमदनगर में, आप देख लीजिएगा सारा फैक्ट, राजेंद्र प्रसाद को बाकी पुर जेल में। ऐसे ही क्या किया गया, सबको अलग अलग जेलों में क्या कर दिया गया, इनको पैक कर दिया गया। अब बताइए, जिन्होंने आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्हीं को क्या कर दिया गया, मतलब कि पैक कर दिया गया। तो क्या लग रहा है कि आपको आंदोलन, लग रहा था कि बड़े तौर पे ये सक्सेस हो पाएगा? उस समय ऐसा लगा था कि आंदोलन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता चलता है कि जब भी लोगों के हाथ में बागडोर चला जाता है, जब भी लोगों के हाथ में पावर चले जाते हैं, तो इसको सही रूप से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट ये लोग नहीं कर पाते हैं, और आंदोलन क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। विपरीत ये हुआ कि इन लोगों के हाथ में तो चला गया, ये बड़े बड़े नेता लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन दूसरे तरीके से आंदोलन को क्या किया गया, जारी रखा गया। कैसे? सरकार के कामों में बाधा पहुंचा के, डिस्टर्ब करके, इनके कामों में, सरकारी कामों में बाधा पहुंचा के इन्होंने क्या कहा, जैसे कि इन्होंने, आपको पता होगा कि रेडियो कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया था, इंडस्ट्रियल एरिया को इन्होंने समाप्त कर दिया था, थाना में आग लगाने लगे। ठीक है।
मत कहने का मतलब कि डाकघर को जलाने लगे, जो पोस्ट ऑफिस था सबको जलाने लगा था, बट कहने का मतलब जितना भी सरकारी ऑफिसेज थे उसमें क्या करने लगे ये लोग, बाधा पहुंचाने लगे, ताकि अंग्रेजों को लगे कि क्या है, असंतोष है हमारे भारतीय हमसे, क्या है, खुश नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हुई, और आपको इसी बीच में एक आता है, आपको पता होगा, आजाद दस्ता, सुना होगा आपने। तो आजाद दस्ता को हम लोग एक अलग लेवल पे करेंगे अभी आगे चल के। लेकिन पता होगा कि आजाद दस्ता की भी क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो कभी प्रश्न अगर आपको बिहार के समक्ष में पूछा जाता है या भारत के समक्ष में, तो आपको आजाद दस्ता का डिस्कशन करना है। भले अगर केवल आजाद दस्ता पे नोट्स कहे, इसमें फोर्स डाल के कहे कि आजाद दस्ता, जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन की, रोल ऑफ आजाद दस्ता इन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता की क्या भूमिका रही, तो डायरेक्ट आजाद दस्ता कह रहा है तो हम आजाद दस्ता को क्या करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अगर नहीं भी कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तब भी आजाद दस्ता को डिस्कस करना है आपको, क्योंकि बिना आजाद दस्ता के आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, तो आजाद दस्ता को अगर नहीं भी पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसमें दिखाइएगा स्टेप कि ऐसे ऐसे आंदोलन हुआ, फिर आजाद दस्ता में 1943 में बना, नेपाल के राजविलास जंगल में इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। और वहां से ये लोग क्या करते थे, गुरीला, गुरीला सिस्टम था इनका। ठीक है, भूमिगत ये लोग अंडरग्राउंड होके क्या करते थे, ये लोग काम करते थे, गुरीला सिस्टम से ये लोग काम करते थे। वहां से छुप छुप के अंग्रेजी प्रशासन को ये लोग परेशान करते थे। ठीक है, तो यही क्या था, इनका सिस्टम था। तो ये मैंने आजाद दस्ता के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन आगे चल के हम आजाद दस्ता के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट में देखा जाएगा तो पीपुल पार्टिसिपेशन की बात किया जाए तो ये बड़ा स्तर पे हुआ था। क्योंकि इसमें ना केवल इसमें कैसे लोग भाग लिए थे, कोई हमको बताएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन लोग भाग लिए थे मेनली। वेमेन, जैसे कि हाँ, उनमें से महिलाओं की बहुत बात है। बहुत बिल्कुल। बड़ी लीडर थी अरुणा असफ अली। हम्म। इन महिलाओं का काम, महिलाएं मेन काम करती थी कि पिकेटिंग करने में, हाँ फॉरेन हाँ, क्लोथ वाले चलिए दुकान ठीक का, है, फिर और वुमेन हो गया, लेकर चलिए जाने का। दूसरा बताइए। दूसरा पीजेंट्स का। हाँ, किसानों का भी योगदान रहा। हाँ। तीसरा। तीसरा स्टूडेंट्स का। हम्म। और चौथे जो थे वो जमींदार वगैरह थे, नॉर्मल। हाँ, यंग लीडर्स वगैरह ज्यादा थे, जमींदार हाँ। वगैरह थे। देखिए, तो ये ध्यान रखना है आपका कि कहा जाता है कि बैकबोन कहा जाता है इस आंदोलन के थे ये लोग कौन। ये मेन मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। देखिए, कहा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो सम्मिलित नहीं हुआ। जैसे आपको कहा जाता है कह सकते हैं, कह सकते हैं असहयोग आंदोलन, उसमें कहा जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा जाता है कि मुस्लिम लोग क्या रहे थे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कटके रहे थे पहले। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये ऐसा आंदोलन था जिसमें सब लोग भाग लिए थे। लेकिन अगर मेनली आपको फोकस करने को कहा जाए तो इसमें जो हमारे पीजेंट थे, किसान लोग थे, उन्होंने भाग लिया था। स्टूडेंट लोग भाग लिए थे, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का नाम आप सुनेंगे, अरुणा सफ अली हो गया, ये लोग क्या किए थे, इसी में ये लोग एक्टिव हुए थे। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं कि जो यंग लीडर्स थे, स्टूडेंट लोग थे, यंग लीडर्स थे, विमेन थी, महिलाएं थी, पार्टिसिपेट की थी। और साथ में सबसे बड़ी बात थी ना कि इसमें मजदूर लेबर लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। क्योंकि देखिएगा, तो टाटा टिस्कॉन का नाम आपने सुना होगा ना। तो टिस्कॉन के कह सकते हैं कि उसके भी जो लेबर लोग थे, मजदूर लोग थे, वो भी पार्टिसिपेट किए थे, हड़ताल किए थे। डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री का नाम, डालमिया नगर का आपने नाम सुना होगा, यहाँ के भी जो भी वर्कर्स थे वो भी हड़ताल पे गए थे। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि सारे वर्ग इसमें भाग लिए, लेकिन स्पेशली जो थे, ये स्पेशल क्षेत्र था। ठीक है, अब बताइए कि कौन कौन सा जो एरिया रहा, कौन कौन सा क्षेत्र रहा प्रभावित रहा क्विट इंडिया मूवमेंट से, विशेष रूप से अगर राज्यों को देखा जाए तो। ईस्टर्न यूपी, बिहार। हाँ, ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि सटा हुआ है दोनों क्षेत्र। तो आप देखिएगा तो बलिया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, उसके बाद से ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और बिहार का आप देखिएगा तो बिहार में छपरा, सिवान, सारण जिसको कहते हैं, दरभंगा वाला क्षेत्र, भागलपुर वाला क्षेत्र, क्योंकि रेवती नाग वगैरह उधर एक्टिव था। तो या मुंगेर के क्षेत्र में भी कुछ एक्टिव था। तो बिहार में तो लगभग लगभग पूरा बिहार का है तो प्रभावित रहा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी जो था वो इम्पैक्ट पड़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट का। साथ साथ बिहार का, बिहार में ज्यादा एक्टिव रहे लोग। साथ में इसके अलावा सतारा, महाराष्ट्र तरफ। महाराष्ट्र कह सकते हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्योंकि पता होगा कि सतारा महाराष्ट्र में पैरेलल गवर्नमेंट बना था, समानांतर सरकार जिसको कहते हैं, वो बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपको भी पता होगा बंगाल में भी आपको बना था, तामलुक में हम लोग में। पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे भी बना था, तो एक वो हो गया। उड़ीसा में भी इसका प्रभाव पड़ा। कर्नाटक में भी जो भी पीजेंट लोग थे उसमें एक्टिव रहे थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था बेसिकली यही क्या था, ज्यादा प्रभावित था ये। हाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन इसका लीडर था बताइएगा। सी सी राजागोपालाचारी। राजा राजगोपालाचारी। गोपालाचारी। ठीक है,
तो ध्यान रखिए, कहने का मतलब इस मोमेंट का इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है क्योंकि केवल ना साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सब कुछ इससे प्रभावित रहा। ठीक है, देखिएगा उधर आप तेलंगाना ये देख सकते हैं आपका, वहां पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी प्रभावित रहा। इधर यूपी देख रहे हैं, उड़ीसा देख रहे हैं, कर्नाटक देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं, गुजरात का क्षेत्र भी प्रभावित रहा था। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो आप क्या करिए, एक मैप बना सकते हैं। ठीक है, मैप के साथ आप लोकेशन को दिखा सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी को दिखा दीजिएगा, बिहार को दिखा सकते हैं, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया। इन क्षेत्रों को क्या करिएगा, आप मैप पे दिखा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है क्वेश्चन में मैप बनेगा तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्या आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में किन किन क्षेत्रों से, किन किन एरिया से लोग पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था क्या असफल रहा कि सफल रहा। सफल रहा सर। इमीडिएट एक्शन नहीं मिल पाया हमें, पर ओवरऑल सफल ही रहा था। हाँ देखिए, देखिए कहने का मतलब है कि ये लगभग सफल ही रहा था, इसको सफल ही माना जाता है, क्योंकि इसकी सफलता इस स्तर पे देखी जाती है कि लगभग लास्ट में देखिए तो 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्चुअल आंकड़े लगभग 134 के कितना लोग फैक्चुअल देखिएगा तो मारे गए थे, 300 से अधिक लोग घायल हुए थे, बहुत सारा फैक्ट है। तो ये क्या है कि एक तरह से क्या रहा, सक्सेसफुल आंदोलन रहा, क्योंकि इसके बाद ही भारत को क्या मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। अब एक सवाल यहां से ये बनता है कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट स्पॉन्टेनियस था क्या, कि यह स्वतः स्फूर्त या कि अनायास होने वाला विद्रोह था, क्योंकि 67 ये प्रश्न पूछा गया है, क्या था क्या। हाँ, नहीं, जी। पूरी तरह से अनायास नहीं था। हाँ या ना में जवाब आपको नहीं देना होता है, ठीक है, मतलब इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसका हाँ सर, स्पॉन्टेनियस का जैसे मतलब क्या होता है, बताइएगा हमको। स्वतः स्फूर्त होता है। जैसे उदाहरण बताइए, कैसे स्वतः स्फूर्त था ये। हाँ सर, जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे सारे नेता को, बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो माना ठीक है। जाता है कि ये जितने भी जनता थी, आम नागरिक, उन्होंने खुद इसे हैंडल किया। तो इस आधार पर हम्म। माना जाता है कि यह स्वतः स्फूर्त था। लेकिन रियलिटी यह है कि वो लोग गिरफ्तार होने से पहले ही ये बातें बता चुके थे कि हमारी प्लानिंग गिरफ्तारी प्लानिंग हो बना सक चुके थे इसका। हाँ या ठीक ठीक। यस सर। चलिए, और प्लानिंग देखिए बना ये चुके थे भी कि हमारी सच है। गिरफ्तारी। स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि देखिएगा पीछे का जितना भी आंदोलन रहा, जी। आप सिविल सीएमडी के देख लीजिए या फिर 1920-22 वाला देख लीजिए, तो उसमें क्या था कि प्रॉपर प्लानिंग बनती थी। प्रॉपर प्लानिंग के बाद हम्म। से लोग क्या करते थे इसको, लोग एक्टिव रहते थे इसमें। आपने देखा है ना, 1930 में भी देखा होगा कि गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से जाते हैं, कहाँ पर, दांडी जाते हैं, नमक बनाते हैं, फिर उसके यस। बाद से उनको बाद में चल के गिरफ्तार किया जाता है। तो इनकी प्रक्रियाएं आंदोलन में एक्टिव थी, एक्टिव दिख रहा है ना। फिर आप 1920 वाले में भी देखिएगा, गांधी जी चल के बाद में गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, 22 में गिरफ्तार यस। होते हैं, मार्च 1922 शायद मैं करेक्ट हूं इसमें। ठीक है, तो लगभग तब गिरफ्तार होते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि पीछे जितने भी आंदोलन हुए उसमें क्या हुआ, ये लोग चीजों को करके और अंतिम में क्या होते हैं, ये अरेस्ट होते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस लोग कहते हैं इसको, इसलिए हम इस पे बात करेंगे कि है कि नहीं है और कैसे बैलेंस करना है। इसलिए कहा जाता है, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने कहा कि जब भी रिजोल्यूशन पास किया गया 8 अगस्त को, उसके जस्ट अगले दिन ही जितने इंपॉर्टेंट लीडर थे उनको क्या किया गया, अरेस्ट करके उनको अलग अलग जेलों में डाल दिया गया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। इसलिए डाल दिया गया कि क्योंकि इनमें संवाद ना हो। ठीक है, एक तरह के विचारधारा वाले लोगों को एक साथ नहीं रखा गया। ठीक है, तो यस। इनसे क्या होगा, ये कम्युनिकेशन इन पे नहीं बन पाएगा और इसको आगे ये लोग प्रमोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो नए स्तर पे निकल के सामने आए, और उन्होंने क्या किया, छोटे स्तर पे क्या किया, आंदोलन को एक रूप दिया। या ठीक है, अब सेकंड लाइन स्वतः लीडर। स्फूर्त, हाँ स्वतः स्फूर्त का जैसे कि कुछ हो गए, जयप्रकाश नारायण का नाम आपने सुना होगा, यस। राम मनोहर लोहिया का नाम सुना होगा। लोहिया। यस। लोहिया को इससे पहले कभी एक्टिव आंदोलन में इतना एक्टिव देखा है आपने, नहीं देखा है ना। तो मेन जी लीडर नहीं। लोहिया पहले नहीं थे, इसमें एक्टिव हो गए। यस। ठीक है, इसके अलावा आपने उषा मेहता, शायद है ना, उषा मेहता, यस सर, उनको भी यस, देखा। उस समय था, रेडियो को संचालन किया था यस हाँ, उन्होंने। सर। रेडियो को संचालित करती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे हम्म। लीडर थे, जैसे नित्यानंद सिंह का नाम आपने सुना होगा, पहले नहीं सुना होगा यस। इनका नाम। तो ऐसे लीडर्स थे जो पहले एक्टिव कभी नहीं थे, लेकिन इसमें क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो जो भी पहले नेशनल स्तर पे पार्टिसिपेट कर गए थे, जो भी लीडर थे, हम्म। उनको टारगेटेड करके और उनको क्या किया, अरेस्ट कर दिया गया। इवन के देखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह भी जब मुंगेर से पटना आ रहे थे 10 अगस्त को, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यस। तो ये कैसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि
इनका टारगेट था कि मेन मेन लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे, इनकी प्लानिंग ही पता नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि क्या था ये, स्वतः स्फूर्त था या नहीं था, इस पे डाउट है। लेकिन स्वतः स्फूर्त का मतलब यही होता है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि प्लानिंग, बिना प्लानिंग के ये हो गया, इसका मतलब यही होता है। लेकिन बिना प्लानिंग के नहीं हुआ, इसका प्लानिंग पहले बन चुकी थी। ठीक है, यस। तो दोनों स्तर पे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, किस तरह से ये स्वतः स्फूर्त था, किस तरह से नहीं था। तो ये क्या था कि जो भी इसके मेन लीडर थे इसका प्लान कर चुके थे कि अगर हम लोग को गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो देश का हर नागरिक क्या है, लीडर है, खुद नेता बन जाएगा। खुद नेता बन जाएगा। और यही हुआ। लेकिन ये आजादी पहले कभी नहीं मिली हुई है। आपने देखा था कि जब भी असहयोग आंदोलन हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो उसमें गांधी जी ने कैसे, क्यों आंदोलन को वापस ले लिया। उनका कहना था कि लोग क्या करेंगे, मतलब कि अभी तैयार नहीं है एक्टिविटी सही से हिंसक। नहीं करेंगे, तो इनको, हम्म। अंग्रेजों को एक क्या मिल जाएगा, एक इनका सहारा मिल जाएगा कि ये क्या कर रहे थे, एक्टिविटी सही से नहीं कर रहे थे, ये परेशान कर रहे, जिसके कारण हमने गोली मार दिया या फिर इनको बंद कर दिया। हम्म। ठीक है, तो उसके कारण आपको पता होगा कि उनको वापस ले लिए। बहुत सारे आंदोलन में ऐसे ही हुए, लेकिन गांधी जी यहाँ पे फुल ये किए कि अगर हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो सारे लोग जो होंगे, भारत के जितने भी नागरिक हैं, सब अपने आप को क्या करेंगे, नेता ही समझेंगे। ठीक है। और इनको और स्पॉन्टेनियस इसलिए कहा जाता है ना कि इसमें ऐसे ऐसे स्टेजेस आए ना जो खुद से होते गए। कि कभी यस। सचिवालय पे क्या, जैसे जैसे कहने का मतलब कि आप कह रहे कि स्पॉन्टेनियस नहीं था। ठीक है। लेकिन एक पक्ष आपका स्पॉन्टेनियस भी कहा जाता है इसे, क्यों? क्योंकि सर। आप स्वतः स्फूर्त तो है, लेकिन आप कहिएगा ना कि ये जो है, एक स्टेज पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी कि सचिवालय पे झंडा फहराना है, क्या प्री प्लानिंग था ये? यस। नहीं। पटना के सचिवालय पे झंडा फहराया गया 11 अगस्त 1942 को, और गोली मारा गया, 7 लोग शहीद हुए थे। डब्ल्यू सी आर्चर के द्वारा गोली चलवाया गया था, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वहां का। तो वो प्लानिंग नहीं था ना पहले का। तो ये चीजें ना स्टेप वाइज स्टेप क्या होने लगी, स्वतः स्फूर्त कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, ये धीरे धीरे होने लगी। ठीक है, ये भी प्लानिंग नहीं था। अब चले जाइए बिहार में, तो ध्रुव कुमार को गोली मार दिया गया कटिहार थाने पे झंडा फहराने के लिए। ठीक है। फुलेना प्रसाद जो है क्या किया, सिवान थाने पे झंडा फहराए थे। जगलाल चौधरी जो थाना को जला दिए थे। बहुत सारी घटनाएं हैं। या फिर आप देखिएगा कि स्वराज ट्रेनें बिहार में चलाई गई थी, ट्रेन पे कब्जा ये लोग करके स्वराज स्वराज ट्रेनें चलाने लगे। ठीक है, तो ये कोई मतलब प्लानिंग पहले से नहीं थी, इसीलिए कहा, कई लोग इतिहासकार कहते हैं कि स्वतः स्फूर्त है, लेकिन इसको दोनों आपको लिखना पड़ेगा कि प्लानिंग इसके तहत थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें नए स्तर पे भी इसमें हुई थी। ठीक है। तो ये सारा रहा किसमें, आपको नेशनल स्तर पर देखिएगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट में। अच्छा, अगर पीपल पार्टिसिपेशन अगर कहा जाए बिहार के संदर्भ में, तो कोई स्टेप वाइज हमको बताएगा कि बिहार का कैसे, बिहार में कैसे ये आंदोलन हुआ, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लिया, और महत्वपूर्ण चीजें बिहार में ही, थोड़ा बहुत भारत में ही देख लिया। लेकिन अब बिहार के स्तर पे कोई हमको बताएगा स्टेप वाइज स्टेप कि कैसे कैसे चीजें हुई और बिहार में क्या क्या हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में। सर, जैसे सबसे पहले तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे बिहार से। तो हम्म। उसके बाद सेकंड में जो आजाद दास्ता के लीडर्स थे, हम्म। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने इसे हैंडल किया, फिर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर उसके हम्म। बाद जो महिलाएं और छात्र थे उन्होंने अपने स्तर से इसे हैंडल किया, और जो किसान थे। और बिहार में कुछ घटनाएं बताइए जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के, जैसे जैसे अभी कि हमने वो बताया, बहुत सारा हमने बता दिया हाँ, था। 11 अगस्त को जो ये छात्र शहीद हुए पटना सचिवालय पे झंडा फहराते हुए। हाँ, चलिए मैं कुछ कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे नेशनल लेवल के लीडर को गिरफ्तार किया गया, तो उसी में राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी क्या थे, नेशनल लेवल के लीडर थे। राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण, ये लोग क्या थे, नेशनल लेवल के, तो इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो इनको तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन 9 अगस्त के बाद तुरंत 11 अगस्त को एक घटना होती है। ठीक है, 11 अगस्त को एक घटना होती है, आपको पता होगा, सचिवालय कांड जिसे कहा जाता है। ठीक है। यस सर। सचिवालय कांड में क्या होता है कि सचिवालय, पटना सचिवालय में 11 अगस्त को विद्यार्थी जुलूस निकालते हैं और सचिवालय पे चढ़ के उसकी इमारत पर क्या करते हैं, झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उस समय सचिवालय का जो कलेक्टर था, कह सकते हैं जिलाधीश कह सकते हैं, कौन था, W. G. आर्चर आर्चर। जिसका नाम सी था। आर्चर। उसने आदेश दिया क्या करेंगे हम, गोली चलाने का। और यहाँ पे गोली चलाई गई, और उसमें क्या, कितने छात्र शहीद हुए, 7 छात्र शहीद हो गए, और बहुत सारे छात्र घायल भी रहे। ठीक है, जिसमें आप कुछ नाम अगर बताना चाहे, अगर नाम याद होगा तो आप, उमाकांत प्रसाद सिंह हो गए, रामानंदन सिंह हो सतीश गए, कुमार सतीश झा। प्रसाद झा हो गए, जगपति कुमार हो गए, देवी प्रसाद राम चौधरी हो गए, गोविंद राजेंद्र सिंह। सिंह, राम गोविंद सिंह हो गए। ठीक है। तो ये क्या रहे, मतलब कि ये रहे। अब देखिएगा कि, लेकिन अब जब इनका गोली चलाया गया तो लोगों ने क्या किया, अब घटना याद रखिए। 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, 11 अगस्त को क्या हुआ,
अगर चाहे तो इस पर फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। 11 अगस्त को क्या हुआ? सचिवालय कांड हुआ। ठीक है। सचिवालय कांड। अब सचिवालय कांड हुआ तो एक तो ये बड़ा कांड था ना, तो इसके हम्म, जस्ट एक दिन बाद 12 अगस्त को पूरे पटना को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया हड़ताल। गया। और वहां पे क्या किया गया? हड़ताल कर दिया गया एक तरह से, जुलूस निकाल के। ठीक है। और जगत नारायण लाल का नाम सुना होगा। तो जी सर। जगत नारायण लाल जो थे, इनके चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में पटना गांधी मैदान में क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस प्रस्ताव में कहते हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन चीजें हैं, जितनी सरकारी चीजें हैं, सबको क्या कर दें हम लोग? ठप कर देंगे। तभी हम्म, अंग्रेजों को पता चलेगा कि हमारा भी रिएक्शन इस पे रहा है। जिसमें आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों को, रेलवे लाइन को तोड़ा गया, डाकघरों को लूट लिया गया, टेलीविजन। थाना में आग लगाया जाने लगा, सरकारी फाइलों को नष्ट किया जाने लगा। ये सारी घटनाएं यहाँ से टेलीफोन की जितनी लाइनें थी उसको क्या किया? काट दिया गया। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा? ये यहाँ से चीजें फैलने लगी और इस पे रिएक्शन आने लगा। तो ठीक है, तो ये 11 अगस्त के बाद से 12 अगस्त की घटनाएं होती है। उसके बाद से आप आगे चलिएगा तो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ये आंदोलन फैल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छपरा में देखा होगा, सारण में देखा होगा, सॉरी छपरा में देखा होगा, सिवान में देखा होगा। उसके बाद से आप जी देखिएगा तो पूर्णिया में भी पूर्णिया। एक्टिव था ये, मुंगेर, सहरसा वगैरह, भागलपुर क्षेत्र में, दरभंगा वाले क्षेत्र में भी, मुजफ्फरपुर में भी एक्टिव था ये। ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, जगलाल चौधरी क्या करते हैं, सारण थाने में क्या करते हैं, ये आग लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद से आप देखिएगा तो अलग अलग जगहों पे भी थाने पे झंडा फहराने की कोशिश किया गया। जैसे मैंने ऑलरेडी एक बात किया कि ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार का काफी चर्चित नाम है ये। मात्र कितने साल के थे ये? मुझे लग रहा है 11 13 साल के थे, आप लोग देख लीजिएगा। 13 साल। मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, थाने पे झंडा फहराने की कोशिश में इनको गोली मार दी गई। ये भी घटना काफी चर्चा में रहा था कटिहार में। ठीक है। ध्रुव कुमार के जैसा ही ये घटना गया में भी हुआ था। गया में भी थाने पे झंडा फहराने के लिए एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया जिनका नाम क्या था? श्याम श्याम बिहारी बिहारी लाल। लाल। आवाज नहीं जा रही है? यस सर, आ रही है। ये सर। नेट दिक्कत होगा जिनका नहीं जा रहा होगा। तो ऐसे ही जैसे कटिहार में हुआ, सेम घटना एक कहाँ पे हुआ? गया में भी हुआ। गया। तो एक व्यक्ति को थाने पे झंडा फहराने के लिए गोली मार दिया, जिनका नाम क्या था? श्याम बिहारी लाल उनका नाम था। ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो जगलाल चौधरी वाला मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को भी नाम मैंने ले लिया कि इनको क्या किया गया, थाने पे, सिवान थाने पे सिवान। झंडा फहराने के लिए इनको गोली मार दिया गया। इसके बाद अगला एक्टिविटी में जाइएगा तो एक एक्टिविटी और रहा कि स्वराज ट्रेन, स्वराज ट्रेनें भी चलाई गई इसमें। स्वराज ट्रेनों में क्या किया, ट्रेनों को जब्त करके, जो मेन ट्रेनें चलती थी उसका नाम दे दिया गया स्वराज्य। ठीक है। और उससे अपनी चीजों पे ये लोग क्या करते थे, प्रसारित करते थे, और इसका क्या करते थे, कब्जा कर लिए थे, और इसको आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में स्वराज ट्रेनों का इन्होंने यूज करने लगे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका आपका क्या, नेपाल में जो एक्टिव था हमारा आजाद दस्ता। ठीक है। आजाद। आजाद दस्ता में आप देखिएगा तो महत्वपूर्ण भूमिका थी आजाद दस्ता में किसकी। अब यहाँ पे आ गए हैं तो आजाद दस्ता को हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं, तब हम इसको कंक्लूड कर देंगे। आजाद दस्ता आपको पता होगा कि दिवाली की रात, पता है ना, सबसे पहले यस सर। जयप्रकाश नारायण को जब गिरफ्तार किया गया था तो ये जेल से फिर एक बार भागे थे। ठीक है। दिवाली जेल की से रात। भागे थे, दिवाली की रात ये जेल से क्या किए थे, भाग गए थे। लेकिन भागने के बाद से फिर इनको एक बार गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। गिरफ्तार करके फिर हनुमान नगर जेल में नेपाल में लेके जाया गया। फिर वो गिरफ्तार किए गए एक बार दिसंबर में, लास्ट में फिर आजाद दस्ता खत्म हो गया। लेकिन अगर शुरुआत से देखा जाए तो आजाद दस्ता मार्च 1943 में, ठीक है, मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण थे इसमें, फुलेना प्रसाद वर्मा थे, राम मनोहर लोहिया थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ल थे। इन्होंने मिलकर राजविलास जंगल नेपाल की तराई में, तराई का नाम आपको पता ही होगा कि जो हिमालय का शिवालिक का निचला क्षेत्र जो होता है, सेकंड क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है। जहाँ पे नदियां लुप्त होती है और जहाँ दलदली क्षेत्र बन जाता भा है। भाबर के हाँ, बाद का क्षेत्र। हाँ, भावर के बाद का क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, कुछ ज्योग्राफी भी क्लियर हो गया आपका। तो वहीं पे एक जंगल था जिसका नाम था क्या, राजविलास जंगल। और उस टापू को बकरों का टापू के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये बकरों का टापू नोट्स वगैरह में नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि बकरों के टापू के नाम से जाना जाता था। और वहीं से ये लोग एक्टिव हो गए आजाद दस्ता के रूप में। ठीक है। अब वहां से एक्टिव हुए तो क्या करें, इनका क्या था, आजाद दस्ता का मेन काम क्या था, एक लाइन में ये बताइए तो, गुप्त मेन काम क्या था इसका? गुप्त रूप से आंदोलन को लीड करना। हाँ, इसका मेन छापा रूप क्या था, मार। कि छापा मार छापा मार कह लिखित सकते हैं कि छापा। गोरीला कह सकते हैं, कि इनको देखना भी नहीं है, सरकार के नजर में भी नहीं आना है। समझिए बात को, सरकार के नजर में भी नहीं आना है, और अंदर अंदर सरकार को परेशान भी करना है। समझ रहा है ना, यानी कि गुप्त रूप से इनका काम करना था कि हिंसात्मक जितने काम हुए होते थे ना,
ये गुप्त रूप से इनका करना ही काम था, जिसमें आप देखिएगा इनका मेन रोल देखिएगा तो ये तीन तरह से कहा जाता है कार्रवाई करते थे। जो भी हमारा कह सकते ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको ये लोग बर्बाद कर देते थे। ठीक है। जो भी हमारा परिवहन था उसको परिवहन हो गया, संचार कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन। इसको क्या करते थे वो लोग नष्ट कर देते थे। दूसरा था कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट थे, औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, उसको भी क्या करते थे ये लोग नष्ट कर देते थे। ठीक है। जितने भी सरकारी कार्यालय थे उसमें आग लगा देना। ठीक है। और ये काम ये लोग करते कैसे, जैसे तीन तरह के काम करते थे, तीन तरह के काम में क्या क्या यूज करते थे ये लोग। तो एक तरह से यूज करते थे कि तोड़ फोड़ कर देते थे। ठीक है। वेपन का प्रयोग करके, जैसे कि आप रेलवे लाइन उखाड़ दिए। ठीक है। कभी कभी ये क्या करते थे, फायर का यूज करते थे, अग्निकांड जिसे कहा जाता है, आर्म्स फायर कहा जाता है। ठीक है, कि आग लगा दिए फाइल में, फाइल जल गया। ठीक है। कई बार जो भी हमारे केमिकल एक्सप्लोजन होता है, कैसे रासायनिक पदार्थों से ये लोग क्या करते थे, चीजों को जला देते थे, विस्फोट करवा देते थे इंडस्ट्री वगैरह में। ठीक है। तो इनका क्या काम क्या था, इनका मेन काम था कि गुप्त रूप से रह के ही क्या करना है, जो हमारा मेन आंदोलन है उसमें क्या करना है, हमको रोल प्ले करना है। ठीक है। इनका अजादस्ता का क्या था, मेन काम ही यही था। अब देखिए अजादस्ता आगे चल के क्या बना, इसमें भी दो ब्रांचेज बने। एक जो मिलिट्री वाला था, सैन्य पार्ट था, पूर्णिया में बटा था, और एक असैन्य पार्ट था। दोनों का नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे, तो ज्यादा डिप नहीं जाना है, आप बस नोट से देख लीजिएगा। अब देखिए अजाद दस्ता का अंत कैसे हुआ। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, सबको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मैं कह रहा हूं मार्च 1943 में बना था आजाद दस्ता, पूरा स्टेप समझिए। मार्च 1943 में बना था, और मई 1943 में क्या किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किनको, जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, और इनको गिरफ्तार करके नेपाल के हनुमान नगर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है। कब, मई 1943 में। लेकिन बाद में वो फिर छुड़ा लिए जाते हैं। ठीक है। बाद में फिर छुड़ा लिए जाते हैं, और छुड़ाने के बाद से फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कब, दिसंबर 1943 में। समझ में चीजें आ गई। मार्च 1943 में पहले तो जेल से भागे ये, जेल से भाग के कहाँ गए, नेपाल के तराई में गए। आप जाइएगा डीप में तो विजयानंद और बहुत सारे लोग थे जो मिलके इनको क्या किए, सपोर्ट किए। ठीक है। तो नेपाल के तराई में जाके वहां से बकरू के टापू से एक्टिव हो गए, और वहां से सारे ये काम करने लगे। फिर नजर में आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया मई 1943 में, और इनको गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में नेपाल में रख दिया गया। फिर वहां जेल से ये भाग गए हैं। ठीक है। जेल से बाद में ये लोग भाग गए थे, और फिर इनको छुड़ाया गया था, और दिसंबर 1943 में फिर गिरफ्तार किए जाते हैं। और इनकी गिरफ्तारी के बाद से आजाद दस्ता धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। समय कब का है, दिसंबर 1943 का समय है, जब इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो आजाद दस्ता जो है धीरे धीरे एक्टिविटीज की समाप्त होने लगती है। और आजाद दस्ता के एक मेन व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, कार्तिक प्रसाद सिंह। तो कार्तिक प्रसाद सिंह को भी 1944 में, जुलाई 1944 में गिरफ्तार किया जाता है। फैक्चुअल चीजें हैं ये। और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही, कार्तिक प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही क्या होता है, आजाद दस्ता क्या होता है, एक तरह से पूरा समझिए यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब ये रहा आपका क्या, आजाद दस्ता का मेन रोल रहा। इसमें आप देखिएगा तो कुछ कुछ चीजें और आपको सुनने को मिलेगी। जैसे इसमें क्या किया गया कि आपने एक नाम सुना होगा, मार्च 19, जैसे मार्च में तो बना था, मार्च 1943 44 में, और राजविलास जंगल में। लेकिन वहां पे एक प्रशिक्षण शिविर खोला गया, ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। ठीक है। मैं मार्च की बात करूं, मार्च अप्रैल की, क्योंकि तभी बना था, ये बीच की चीजें मुझे छूट गया। तो ट्रेनिंग सेंटर एक खोला गया। तो ट्रेनिंग सेंटर में एक नाम था जिनका, सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है। तो नित्यानंद सिंह इनके क्या थे, ट्रेनर थे, डायरेक्टर थे। और वहीं पे क्या किया जाता था, जो भी हमारे यंग लोग थे, जो भी युवा थे, उसमें क्या किया था, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, क्या चलाने के लिए, अग्नेयास्त्र, फायर आर्म्स कहा जाता है अग्नेयास्त्र को, जो बम की तरह गोला की तरह होता है, आग वाला। तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। लगभग 25 लोगों को क्या किया गया था, इसमें ट्रेन किया गया था। अब आगे जाइएगा तो बहुत तरह के पत्रिकाएं निकाले गए, जैसे मुंगेर में जाइएगा तो आजाद हिंदुस्तान हो गए, तथा मुंगेर न्यूज हो गए। इसके माध्यम से क्या किया कि इस आंदोलन को गति दिया गया, और बहुत सारी और चीजें हुई, स्वराज ट्रेनें चलाई गई। इसके साथ ही आपको लगभग क्विट इंडिया मूवमेंट में 15,000 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था, जिसमें से लगभग 9,000 लोगों को सजा हो गई थी। सोचिए, 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें जो 9,000 लोगों को सजा हो गई थी, 134 लोग मारे गए थे, और 362 लोग क्या हुए थे, घायल हो गए थे। आखिरकार सरकार को सोचना और रुख बदलने पर मजबूर कर दिया गया। और इसके साथ ही हमारा क्या होता है, अंग्रेजों का रुख यहाँ से धीरे धीरे बदलने लगता है। और इसके लिए कहा जाता है हमको आजादी मिलती है, और भारत छोड़ो आंदोलन हमारा क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। नो सर, ऑल क्लियर। चलिए, चलिए तो आप सर केवल नोट्स को इधर देखिएगा तो सारा चीजें आपको क्लियर हो सर जाएगी, तो एक रटना क्वेश्चन चीजों को था। नहीं है।
हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, वो सर जो स्पॉन्टेनियस वाली जो आपने बताई है उसमें क्या सर डिवाइड करना होगा हम लोगों को शीट को और फिर लिखना होगा इन फेवर हाँ एंड इन फेवर? हाँ, देखिए उसको ना उसके पक्ष में और कह सकते हैं विपक्ष में, उसके फेवर में और उसके फेवर नहीं होने में, दोनों को आपको करना होगा। तो और अंतिम में क्या करना है, कंक्लूड करना होगा आपको। समझ रहे हैं, ओके बैलेंस बना के। सर, यस। समझ रहे हैं कि क्यों रहा क्यों नहीं रहा। ठीक है, केवल एक पक्ष को नहीं लिखना है। ठीक है, आप 67 का देखिए, अब हेल्प के लिए बहुत सारे मैं तरीका बता रहा हूँ। 67 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है वो। उसका मॉडल भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक तो होगा ही कोई ना कोई, केबीसी नैनो का चाहे एडुटेरिया का कोई तो क्वेश्चन सर बैंक होगा। उसमें जो एसे पूछा था कि जैसे एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो सर उसमें हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे या फिर बिहार का नहीं, पर्सपेक्टिव उसमें से आगे लिखेंगे? देखिए, मैं क्वेश्चन ही पढ़ के सुना दे रहा हूँ मैं आपको। सामने क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन नहीं नहीं, ये नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, कि मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि जब आपको बिहार को नहीं कहे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखे। इससे पहले कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था। आप क्वेश्चन पूरा उठा के देख लीजिएगा। मैं फिर से पहले ही डिस्कस किया कि 67 से पहले बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही सवाल पूछा गया। जब पूछा गया है तो बिहार का रोल हो गया, बिहार का पीपल पार्टिसिपेशन हो गया, आजाद दस्ता का रोल हो गया। तो जब आजाद दस्ता कर दिया तो बिहार हो गया। तो अभी 67 से पहले यही पूछा गया था, लेकिन 67 में जो प्रश्न पूछा गया था कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट पे एक ऐसे लिखने के लिए, तो ये बिहार नहीं कह रहा है ये। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है। तो अब इसका दूसरा भी पार्ट है, मैं सबको डिस्कस कर दे रहा हूं। क्या ये अनायास होने वाला ही विद्रोह था, वही स्पॉन्टेनियस की बात करें तो दो पार्ट था क्वेश्चन का। तो इसमें केवल क्विट इंडिया मूवमेंट की बात का है, ना कि केवल आपको बिहार का भी बात का है। तो आपको क्या करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको नेशनल स्तर पर लिखना है, मैप बनाना है किन किन क्षेत्रों में फैला था, लेकिन बिहार का रोल लिखना पड़ेगा क्योंकि बिहार का आजाद दस्ता जो था इंपॉर्टेंट था। तो आप क्या करिएगा बिहार के रोल में, आजाद दस्ता को मेन है तो थोड़ा सा दो चार लाइन में आप इसको बता दीजिए कैसे कैसे कहां से एक्टिव था। थोड़ा मैप बना के और नेपाल का तराई क्षेत्र बना दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा दो चार लाइन में। उसके बाद से थोड़ा सा एक स्टेप वाइज आप ओके फ्लो चार्ट सर। बना सकते हैं, जो जैसे मैंने बनाया कि सचिवालय कांड भी हुआ, छपरा का जो कांड मैंने बताया, गया में भी बताया मैंने। तो इन सब घटनाओं को थोड़ा सा क्या करिएगा, हाफ पेज में या एक पेज में क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 67 में 38 मार्क्स का था। तो 38 में क्या करिएगा, इसका दो पार्ट था, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा पार्ट है क्या, स्पॉन्टेनियस वाला। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या करिएगा, भारत छोड़ो को लिखिएगा। और भारत छोड़ो के अंतर्गत ही क्या लिखना है आपको, बिहार का रोल लिखना है, क्योंकि भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसको उसी के अंतर्गत लिख देना है, नेशनल स्तर पे ही बिहार को भी इंक्लूड कर देना है। लेकिन हाँ ध्यान रखें, जब स्पेशल बिहार पूछा जाता है तो वहां ज्यादा लिखना होता है, लेकिन यहाँ नेशनल स्तर पे जब लिखेंगे तो चीजों को एक पेज में क्या करेंगे, इसको समराइज कर देंगे। ठीक है, तो मानिए एक पेज में नेशनल स्तर पे आपने लिख दिया, थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, एक पेज या फिर एक पेज से थोड़ा सा कम बिहार के संदर्भ में लिख दिया। उसके बाद से सेकंड पार्ट पे आएंगे स्पॉन्टेनियस वाले, तो उसमें उसका दो पार्ट डिवाइड करेंगे, क्या ये था कि नहीं था, इसका पक्ष विपक्ष वाला। और इसका एक बार मॉडल भी देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। ओके सर, थैंक हाँ, जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट पूछे ना तो समझिए भारत के संदर्भ में पूछा है, लेकिन भारत के संदर्भ का ही एक पार्ट बिहार भी है ना। बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था, तो बिहार को भी इंक्लूड करेंगे। यू। यस। और केवल बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है ना, तो थोड़ा सा भारत का ऊपर इंट्रो वगैरह में डालना है, क्योंकि मूल तो उसका वही था ना, क्रिप्स मिशन और आपका सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो उसको डालना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा इंडिया का लिखना है कि बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, उसके बाद से रोल ऑफ बिहार लिखना है। और रोल ऑफ बिहार में क्या करना है आपको, डिटेल में थोड़ा सा बिहार को, लगभग 2.5-3 पेज में केवल बिहार को ही लिखना है। हाँ, ये करे ऐसे सर लिखना एक है, देखिए क्वेश्चन इससे। था। हाँ, सर ये पूछ रहे थे, जैसे जीएस में लिखा होता है कि इस पर निबंध लिखें, तो उसका क्या पैटर्न होगा, क्या उसमें फ्लो हाँ, चार्ट का यूज कर सकते हैं? चैट में आप ही का क्वेश्चन था नहीं, एक आदमी और पल्लवी शंकर का भी आया था, सेम क्वेश्चन, उसी पे मैं जा रहा था। देखिए, जब भी निबंध पूछे ना तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से चीजें लिखनी चाहिए। देखिए, इसका दो पार्ट था यहाँ पर, अगर देखा जाए दो पार्ट है क्वेश्चन का। एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट पे ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा ना, फ्लो चार्ट वगैरह यूज मत करिएगा, दोनों में अंतर है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो बेवकूफ है नहीं, कुछ ना कुछ समझ के पूछ रहा है। तो कभी भी जीएस में भी अगर निबंध की बात करें ना, तो निबंध में आप फ्लो चार्ट वगैरह ज्यादा यूज मत करिएगा, ऐसे के तौर पे ही उसको लिखिएगा। समझ रहे हैं ना, सर आजकल जैसे नहीं पूछ रहा है। जिस तरह से कोटेशन का यूज करते हैं, जैसे ऐसे का जो फॉर्मेट होता है हाँ, हूबहू और वैसा ऐसे ही के करना फॉर्मेट, है, या ऐसे के बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल में। वैसा ही? लेकिन क्वेश्चन का जब सेकंड पार्ट इसमें वाला, इसमें को कह रहे हैं केवल अगर निबंध ही पूछे तो पूरा ऐसे के फॉर्मेट में पूरा लिख देना है। लेकिन ये जो वाला जो क्वेश्चन पूछा गया जिसका सेकंड पार्ट क्या, ये अन्यास होने वाला विद्रोह था, ये उसका एक अलग पार्ट था। ठीक नहीं, है, ये तो तो इसमें, जीएस की तरह लगता भी है। हाँ, तो इसमें जीएस की तरफ आप लिख लीजिएगा।
समझ रहे हैं? तो जहां निबंध अगर प्रॉपर केवल वही क्वेश्चन आता तो पूरा निबंध की तरह लिख देते, या फिर जो पार्ट निबंध की तरह पूछ रहा है उसको निबंध की तरह लिख देंगे। तो जब भी निबंध का है ना, तो फ्लो चार्ट वगैरह का सारा जितना रूल है इसी का, जो आपको पता होगा कि फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, उसको फॉलो करते हुए इसी के फॉर्म में, क्योंकि सामने वाला पूछ रहा है तो होना चाहिए ना कि जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यस। तो ये चीजें हो गई। और कुछ? अब हमारा कितना टॉपिक बच रहा है? एक टॉपिक बच रहा है, दो टॉपिक बच रहा है, एक ही में दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं किस पे। ये तो हो जाएगा ना, क्विट इंडिया मूवमेंट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? यस सर, लिख लेंगे। चलिए अब आते हैं हम किस पे। दूसरा हमारा जो टॉपिक था, अ, दूसरा क्या था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज क्या है बताइएगा। आजाद हिंद फौज ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो निर्वासित सैनिक थे उनके द्वारा इकट्ठा करके जो बनाया गया था भारत के समर्थन में, सिंगापुर में, वो एक निर्वासित संगठन है। सैनिक थे? कैसे निर्वासित? आज जैसे कि वो ब्रिटेन में जो युद्ध कर रहे थे तो उन्हें जो हटा दिया गया था भारतीय सैनिक को, उनको उन्हीं का जो। और कोई बताएगा? और कोई? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं? आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्या था क्या नहीं था? हाँ सर, वो 1942 में वो कैप्टन कैप्टन मोहन मोहन सिंह के सिंह और द्वारा बनाया गया। हाँ, मोहन सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। और जापान की सहायता से ये या उसे बनाया बाद गया, में इनका जाकर के गठन सुभाष चंद्र किया बोस गया ने। था। अच्छा, आजाद हिंद बना क्यों था? कोई मैंने कहा ना कि कोई चीज का मैं आपको रीजन पूछ दूंगा, क्योंकि रटना नहीं है। आजाद हिंद फौज क्यों बना था? क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों पे, मैं इसी बात कर रहा हूँ कि घर का कंस्ट्रक्शन जब मेरा हो रहा था, जहाँ चिमनी से ईंटा आ रहा था मेरा, तो बात हो रहा था वहां से जो भी उसके ऑनर थे, तो बोलने लगे ना कि मेरे दादाजी क्या थे, आजाद हिंद फौज में भर्ती थे। तो ये चीजें थोड़ा सोचना है, फिर हम उनसे डिस्कस करने लगे, क्योंकि उनसे सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं चीजों को, जो आजाद हिंद फौज में भर्ती है, या जिनके दादा भर्ती है, पिताजी भर्ती है, वो ज्यादा बताएंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। तो उनसे भी हम काफी जानकारी लिए थे आजाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, तो हमको बताइए कि आजाद हिंद फौज के फॉर्मेशन का रीजन क्या था? मुख्य रीजन होना उद्देश्य चाहिए तो ना। भारत की आजादी दिलाना ही था। किस तरह से? एक अंग्रेजों सेना को के बल से सैनिक तरीके आजादी से दिलाना कमजोर था। करके। और कोई बताइए। देखिए, इंटरनेशनल दबाव डाल के। जापान के सहयोग से क्रांतिकारी युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। देखिए आप इसमें दो परिस्थितियां आपने देखा होगा आजाद हिंद फौज में। पहला चीज ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, 1942 के या टाइम पे, पता ही होगा आपको। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे सबसे बड़ा अंग्रेजों को प्रॉब्लम क्या था? उधर जापान का आक्रमण का खतरा, डर था ना, यस। क्योंकि वो क्या करेंगे, भारत को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो भारत के क्या, उनका अपने क्षति का डर था। तो उस समय क्या था, भारत को एक मौका मिल गया। ठीक है, और उसी मौका में आप देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते ही होंगे, हरिपुरा सेशन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ आपका, त्रिपुरी, हरिपुरा, उसके बाद से वो कहाँ चले गए? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, फिर यस। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद से धीरे धीरे कई स्थानों पे जाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा तो इसमें रसिया भी जाएंगे, ठीक है, रसिया के बाद से जर्मनी भी जाएंगे, उसके बाद से अंततः ये कहाँ पहुंचते हैं? जापान में जापान। जाते हैं। ठीक है, जापान में जाते हैं। देखिए जापान में कई लोगों को लगता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, कई लोगों को लगता है कि आजाद हिंद फौज केवल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। आजाद हिंद फौज की बात ये अगर किया जाए मुख्य ना, रूप से बनाया तो गया इसका, था कैप्टन मोहन सिंह के हाँ, द्वारा। इसका दो डिवीजन था। ठीक है, अब हुआ क्या मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जितने भी सैनिक इधर से भाग लेते थे, ठीक है, अगर जापान द्वारा आक्रमण किया जाता था, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अंग्रेजों के सैनिकों में केवल अंग्रेज तो नहीं थे ना, भारतीय भी थे। ठीक है, बिल्कुल। तो यस। इधर तक भारतीय और उधर से जापान के लोग, उधर से जापानी आक्रमण कर रहा है, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार में समझिए कि पक्ष जो बना हुआ था, तो एक अपोजिशन वाला हम्म। कौन हो गया? जापान का हो गया। अलाइड और और एक्सिस एक, पावर। हाँ हाँ वही कह रहा हूं, तो एक हो गया ब्रिटेन वाला। जी। ठीक है, तो इसमें जापान जब आक्रमण करता था ना, तो देखिए अब इस समय क्या हुआ कि एक सौभाग्य बना कि सुभाष चंद्र बोस भाग के गए, वहां चले गए। लेकिन पहले सुभाष चंद्र बोस का इसमें योगदान नहीं था, जो भी डिवीजन बना था। हम्म। तो आप देखिएगा तो क्या होता था कि जब जापान आक्रमण करता था ना, तो यहां से जो अंग्रेजों के सैनिक को लेके बंदी बना के लेके चला जाता था वो, समझ रहे हैं जी ना। जी। तो उस बंदी में भारत के सैनिक भी तो जाएंगे ना। हाँ ठीक सर। है, तो उस यस। बंदी में भारत के सैनिक भी जाते थे, और ऐसे ऐसे करते करते पता है 45,000 लोगों को बंदी बनाया उन्होंने।
ठीक है, और उस 45,000 लोगों के बंदी बनाने में 40,000 लोग बोल दिए कि हाँ ठीक है, हम आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाए। मेरा बात समझ रहे हैं? वो हाँ आक्रमण सर। करते थे, यस। इनको लेके जाते थे, और जब उनसे पूछे कि क्या आप हमारे आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि समर्थन इसका दे दिया कि हम क्या करेंगे, आजाद हिंद फौज में मतलब इसमें हम भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आजाद हिंद फौज जापानियों के द्वारा ही बनवाया जाता था, ठीक है, इनके लिए मतलब अपने अपने सपोर्ट में बनवाते थे। ठीक है, तो लगभग 40-45 हजार को लोगों को गिरफ्तार किया गया, 45,000 में से 40 लोग हाँ कर दिए कि आजाद हिंद फौज में हम भर्ती होंगे। लेकिन जापानियों को तब डर लगने लगा, क्योंकि जापानी इसका पर्पस था। जापानी लोगों ने इनको इंडिकेट किया था। कौन थे इसके आजाद हिंद फौज के मेन व्यक्ति पहले कौन थे? मोहन सिंह। मोहन कैप्टन सिंह। मोहन सिंह। ठीक है, तो मोहन सिंह को कहा गया था कि एक जो डिवीजन बनेगा, कितना लोगों का बनेगा? मात्र 2,000 लोगों का बनेगा। ठीक है, शायद हमको लग रहा है कि इससे पहले आपको इतना क्लियर ना हो इस पे, आप ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते होंगे। लेकिन मोहन सिंह को कहा गया था उधर से कि आपको एक सैनिक जो बनेगा, एक डिपार्टमेंट जो बनेगा सैनिकों का, आजाद हिंद फौज का, उसमें कितने व्यक्ति रहेंगे? 2,000 व्यक्ति। लेकिन इसमें जब भर्ती किया गया तो 2 लाख लोग हो गए। ठीक है, तो ये लोगों को खुद डरने लगने लगा कि ऐसा तो नहीं होगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए हम लोगों के साथ ही। ठीक है, अब कैसे इसका अंत हुआ वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अब इसी में देखिए, पहला डिवीजन का गठन कब किया गया, तो कोई बताएगा? पहला जो इसका पार्ट बना था आजाद हिंद फौज का। 1942, 1942 सितंबर। हाँ, 1 सितंबर 1942 को पहला डिवीजन बना था, 16,300 सैनिकों के साथ। याद रखिएगा सारा चीज। ठीक है, ये जी आपको जी अलग बनाएगा सबसे। और दूसरा डिवीजन कब बना था? जब सुभाष चंद्र वहां पहुंचे थे 2 जुलाई 1943 को। तो दोनों जी। को ध्यान रखिएगा, एक कौन सा मैंने बोला, 1 सितंबर 1942 को 42। पहला डिवीजन 16,300 सैनिकों के साथ, और दूसरा तब जब सुभाष चंद्र बोस वहां पे पहुंच गए। बस, और उसके बाद से क्या किया गया, 3 जुलाई 1943 को वो क्या किए, 43। एक डिवीजन एक अलग बनाते, सेकंड डिवीजन। ठीक है, और इसी में आगे चल के आपने एक नाम सुना होगा, एक अस्थाई सरकार। ठीक है, पर सुना है प्रोविजनल आपने नाम? गवर्नमेंट। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो 21 अक्टूबर 1943 को बनता है। तो जी इसी जी। के तहत क्या करते हैं, अस्थाई सरकार का निर्माण करते हैं। तो आप इसका डिस्कशन भी कर सकते हैं, अस्थाई सरकार का निर्माण किया गया। अब ये लोग क्या करते थे, आजाद हिंद फौज के सैनिक क्या करते थे उधर से जब आक्रमण करेगा, देखिए अब आप लोगों को लग रहा है कि जापान का ये लोग सपोर्ट क्यों कर रहे थे। आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कॉलोनियल था भारत, उपनिवेश था ब्रिटेन का, जी जी। और ये जी गुलाम था। तो उधर से जब वो जापान करेंगे अपने वर्ल्ड वार के लिए, कि वर्ल्ड जी, वार में वो एक उनको तरह से फायदा हो। कह हाँ, सकते हैं कि और दुश्मन का भारत, और दोस्त। उधर से ये लोग अटैक करेंगे कि इन कमजोर पड़ के छोड़ के भाग जाए भारत जी को। जी। तो भारत भी आजाद होना चाह रहा था, और 1942 के इधर भारत छोड़ो भी चल रहा है। समझ रहे हैं ना? तो चारों तरफ से ये क्या थे, एक्टिव थे, और कमजोर किया जा रहा है अंग्रेजों को। ठीक है, लेकिन आजाद हिंद फौज ऐसे काम करता रहा करता रहा। लेकिन ये खत्म कैसे हुआ, कोई बताएगा खत्म होने का रीजन क्या था इसका? डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सॉरी, हाँ। दो मुख्य कारण था। एक तो पहला था आईएनए पे अभियोग चल गया था, और जिसकी वजह से हाँ, ये ने सबसे। मुकदमा चला था, वो तो कोर्ट ठीक। मार्शल लगाया गया था कई युद्ध बंदियों पर। देखिए, और लोगों का दूसरा था। दिलचस्पी, हम बता रहे हैं, लोगों का दिलचस्पी तब से खत्म होने लगा ना, जब से भारत वर्मा जो बॉर्डर है ना, वहां से हम्म। आजाद हिंद बटालियन को एक बार भेजा गया था। ठीक है, तो आजाद हिंद यस। बटालियन का मतलब है उसमें भारतीय सैनिक भी थे। तो उसमें क्या किया गया ना, भेदभाव किया गया। ठीक है, यस सर। जापानी सैनिक भी थे उसमें, भारतीय सैनिक भी थे। तो भेदभाव किया गया, मतलब जापानी लोगों के साथ अलग खाना पीना, अलग सैलरी, कह सकते हैं कि आपके मान सम्मान में भी उस तरह से बिहेव नहीं, समझ रहे हैं ना, कि आपको नीचा दिखाना। तो यहां से भारतीय सैनिकों का धीरे धीरे क्या होने लगा, मनोबल एक तरह से डाउन होने लगा, जिसको इम्फाल अभियान भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। और इम्फाल अभियान क्या हो गया, विफल भी हो गया। समझ रहे हैं ना? इम्फाल जो अभियान चलाया गया था वो विफल भी हो गया, इम्फाल मणिपुर में है ना, तो विफल भी हो गया। और जब विफल हुआ तो क्या हुआ, अब बताइए, विफल हुआ तो ब्रिटेन क्या होगा, ब्रिटेन भारी पड़ गया। और भारी पड़ा तो हम्म। जो उसमें उस अभियान का था, तो लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार करके इधर ला भी दिया गया, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, जिसमें भारतीय लोग भी, को गिरफ्तार करके इधर ला दिया गया। और इसके साथ ही हाँ। फिर आपको पता होगा कि ताइवान जाने के क्रम में सुभाष चंद्र बोस का ऐसे कुछ क्लियर नहीं है, क्या किया जाता है, कोई कहता है विमान दुर्घटना से इनकी मौत हो गई, लेकिन इस पे उतना क्लियरिटी अभी भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के तहत स्वराज द्वीप आप सुनते हैं ना, स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार का द्वीप सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। इसमें डिटेल में जब पढ़ेगा तो आएगा। क्लियर हो गया आजाद हिंद फौज? इस पे शॉर्ट नोट्स क्या, हमको लग रहा है लॉन्ग नोट्स भी आएगा। तो हमको लग रहा है कि 2-3 पेज 4 पेज में आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अगला टॉपिक, किसी को दिक्कत है बताइए? नहीं सर, ठीक है। एक अगला टॉपिक है हमारा, रॉयल नेवी, यानी कि नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। 1946 में।
हाँ ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी, डेट भी याद रखिएगा, अठारह अच्छा। फरवरी 1946। ठीक है, क्योंकि स्पेशल जब पूछेगा तो उसमें डेट डालिएगा तो हाईलाइट करने में आपको थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण था इसका, नौसैनिक विद्रोह का? बताइए, कारण बताइए। हर चीज का हम सैनिकों के कारण बीच पूछे। सैनिकों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो एक वजह होगा। होगा। शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकता है। चलिए, दिमाग आप अच्छा लगा रहे हैं, ठीक है, रीजन लगभग वही था। ठीक है, बिहार में ये अंतर आया था। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, रॉयल नेवी जो था, इसको हमीस भी कहते हैं या एनएस एनएस तलवार भी कहा जाता है, HMIAS भी हम लोग कहते हैं, या फिर एनएस तलवार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या था, एक तरह के सैनिक थे जो नाव पे काम करने वाले जो रॉयल नेवी के सैनिक होते हैं वही थे, अंग्रेजों की तरफ से ये काम करते थे। ठीक है, लेकिन जी। आप देखिएगा तो इसमें इनका विद्रोह किया गया, और इसी को कहा जाता है रॉयल नेवी, मतलब कि विद्रोह कहा जाता है। क्यों विद्रोह किया था इन्होंने? इनको इनको कई तरह से भेदभाव किया जाता था। जैसे कि इनके साथ क्या किया गया कि एक तो खाना सही से इनको नहीं दिया जाता था। ठीक है, जी। दूसरा चीज कि इनके बिहेवियर में भी, जो मैंने कहा आजाद हिंद फौज वाले में जो मैंने कहा था, बिहेवियर वाला चेंज ऑफ बिहेवियर वाला बात, वहां इसमें भी देखने को मिला। ठीक है, और एक और चीज था कि यहाँ पर एक इसके व्यक्ति थे, कोई दत्त करके हैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, एग्जैक्ट नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कोई दत्त करके नाम था उनका, नाम एक बार नोट्स में लिखा होगा, एक बार देख लीजिएगा। तो वो क्या किए थे ना, जो जहाज होता है ना, कह सकते हैं जो उस पे क्या किए थे, लिख दिए थे क्या, मतलब कि ये भारत का, ये लिख दिए थे भारत के बारे में, और झंडा निकाल के, इनका जो झंडा था वो निकाल के भारत का झंडा क्या किया गया था, लगा दिया गया था। तो ठीक है, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इनका भी छुड़ाने का क्या था, ठीक है, इनको छुड़ाने का भी क्या था, इनका मकसद था। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा तो इनका और भी मकसद था, जो आजाद हिंद फौज के तहत जो मुकदमा चलाया गया था, आपको पता होगा, आपको पता ही वो आजाद हिंद फौज दिल्ली मुकदमा जिसको कहा जाता है। तो उसके जो उसमें गिरफ्तार लोग हुए थे उसको छुड़ाने के लिए भी इनका क्या था, एक तरह से उसके लिए भी ये था विद्रोह। ठीक है, अच्छा रिवोल्ट खाना था। चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, ये भी एक रीजन था। बाकी समान वेतन चाहिए आपका, इक्वल पे चाहिए, इसके लिए भी रीजन था। आजाद हिंद फौज के जो सैनिक पकड़ लिए गए थे, कब पकड़े थे गए थे, मैं बताया अभी आपको, जो बर्मा इम्फाल वाला जो हुआ था अभियान, उसके तहत जो पकड़ लिए गए थे, उनको छुड़ाने का भी क्या था इनका अभियान था। कहने का मतलब आजादी के लिए ये काम कर रहे थे। इसके साथ साथ इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी, ठीक है, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को मंगाना ये लोग चाह रहे थे, क्योंकि भारतीय सैनिक को इंडोनेशिया में भेज के वहां पे दबाव बनाया जा रहा था। तो ये लोग सारी नस्लीय भेद भी होता था कि कह सकते हैं कि कास्ट कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद से कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजों को ये लोग ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक विद्रोह किया, जिसको क्या कहा जाता है, नौसैनिक विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, जो कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 को हुआ 46। था। ठीक है, उसमें मैंने कहा झंडा उतार दिए, लिख दिए, सारी चीज को आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बाद में फिर ये क्या किया गया, इसमें भी लगभग कह सकते हैं कि 20,000, कह सकते हैं 20 तट पे, जो भी कोस्टल एरिया था, लगभग 20 तट पे ये लोग क्या किए, इसको विद्रोह किए। उसके बाद से चलिए गया, तो लास्ट में क्या किया गया, सरकार द्वारा इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, सरकार के द्वारा इन पे कार्रवाई की गई। लेकिन एक समर्थन मिला इसमें किसी व्यक्ति का, कोई बताएगा किसका मिला था समर्थन? सरदार पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, मर्जिना को। इनके सपोर्ट के कारण सरकार ने इन पे कुछ ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाया, कुछ एक्शन नहीं किया। उसके बाद से 23 फरवरी 1946 को इन्होंने समर्पण कर दिया था। जो भी नौसैनिक विद्रोह था, कब स्टार्ट हुआ था, 18 फरवरी को, और कितने दिनों के बाद, 5-6 दिनों के बाद से इन्होंने 23 फरवरी 1946 को समर्पण कर दिया था। ठीक है, इसके बाद से हमारा नौसैनिक विद्रोह ही से समाप्त हो जाता है। पूरा एक सप्ताह का टॉपिक आपका समाप्त हो गया। कई लोगों को डर लगता है कितना था कितना नहीं था, लेकिन अब लग रहा है ना कि कुछ है नहीं। सर एक डाउट था ऐसे में। इसी में डाउट है, चल हम ही से पूछ लीजिए, आपको हाँ। लग रहा है कि इसमें हम नहीं रहेंगे, नहीं इसीलिए। नहीं, ऐसे में ये डाउट हाँ था कि पूछिए। आपने जो टॉपिक दिया है उसको सेम टू हम्म। सेम रख के जो आप मतलब टेस्ट अच्छा हाँ, लेते आप नए उसी नए सेम नए वाले में टू ज्वाइन हुए हैं सेम। ना आप, कल शायद एडमिशन हाँ लिया था हाँ आप। हाँ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए, जो हमने टॉपिक दिया है ना, वो सेम टॉपिक क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में रहेगा आपका। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक तो नोट्स क्या है, ठीक, तो एक तो आपको नहीं आ रहा तो नोट्स को ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपके भी कुछ पॉइंट उसमें आ रहे हैं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि हुबहू नोट्स ही रट के लिखना है। ठीक है, लेकिन नए हैं, लिखने जैसे नहीं मेरे आता है। अब मेरे में जैसे प्रॉब्लम, मैंने आपका नोट्स पढ़ लिया तब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ दूसरा कुछ,
मतलब मैं सेम टू सेम वही छाप कर आ नहीं तो जाऊंगी। पहली बार अगर आपको दिक्कत नहीं है, उस पर भी एक सेशन होगा, समझ रहे हैं ना? उसमें हम्म। भी सेशन होगा एक, और सारा क्रिस्टल आपका क्लियर हो जाएगा, तो परेशान होने की ठीक है। जरूरत नहीं है। तो अगर सेशन वगैरह भी लेंगे और कुछ वैसा मिलता, कल ही हमको उस पे मिला था एक कुछ पेपर में, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं था तो इसलिए मैंने भेजा नहीं। ठीक है, वो बड़ा ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको नया है, अगर बिगनर्स है, ज्यादा लिखने का में दिक्कत हो रहा है, तो अगर वही चीज आपको ठीक लग रहा है तो अब लिखिए। क्योंकि देखिए, शुरू में ऐसे में तो नोट्स दिया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग इसलिए देते हैं ना कि नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि क्या लिखे। जैसे वो टॉपिक दे देते केवल, तो आप क्या लिखते हो उस पे, कैसे स्टार्ट करें, यस कैसे सर। खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो शुरू में आपको इसीलिए दिया गया कि थोड़ा सा हेल्प लेके आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आदत बनाते बनाते आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से अपना डेवलप करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और धीरे धीरे आ जाएगा वो, करते करते प्रैक्टिस करते करते ओके देखते सर। देखते कॉपी सारे लोगों का दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। और कोई? हमको लग रहा है कि अब सेशन खत्म ही करते हैं, क्योंकि बड़ा करेंगे फिर अकॉर्डिंग इसका जाएगा तो दिक्कत ही होगा, क्योंकि हम लोग मूल मुद्दा डिस्कस कर चुके हैं। खत्म किया जाए यहीं पे। ओके सर सर। एक यस क्वेश्चन था। सर। हेलो। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि शॉर्ट क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं होता। सर इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कौन से चलिए, क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखा जाए या ना लिखा हम बता रहे हैं, देखिए, आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि जितनी भी कॉपीज हमने देखी है ना इससे पहले, हाँ, बीपीएससी द्वारा चेक्ड कॉपी, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जिसमें कंक्लूजन थोड़ा बहुत लिखा रहता है ना, 2 लाइन ही सही, ठीक है, तो उसमें मार्क्स थोड़ा सा एक आध नंबर ज्यादा मिले हुए हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन का कुछ भी पार्ट होता है। तो देखिए, दो दो चीजें हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप समय भी तो देखना है ना, जैसे 60-70 यस अगर सर। आप दिए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, कि यस। उस समय आपको नहीं लगता है, तो उस समय आप उसके चक्कर में मत लगिए कि हमको कंक्लूजन लिखना है। अगर कंक्लूजन लिखने के चक्कर में 2 क्वेश्चन छूट जाए तो भारी नुकसान हो जाएगा ना। हो सकता है यस सर। कंक्लूजन से इंपैक्ट पड़े, आधा नंबर ज्यादा मिल जाए आपको, या 1 नंबर ज्यादा मिल जाए। लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कंक्लूजन बनाते रहिएगा अभी आंसर राइटिंग में ना, तब एक आइडिया भी रहेगा आपको, ठीक, कंक्लूजन लिखने का। समझ रहे हैं? वहां अगर समय ठीक से मिल गया तो 2 लाइन में कंक्लूड कर दिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या था, बड़े लेवल पे आंदोलन था जो हमारी आजादी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, ऐसे करके लिख सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? हमको लग रहा है 15 सेकंड, यस सर, 20 सेकंड मुझे से ज्यादा लगा नहीं कि लगेगा। कोई निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उसका नहीं ना। नहीं नहीं, निगेटिव, कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये एक्स्ट्रा चीजें हो गया, मतलब कह सकते हैं ना कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, निगेटिव नहीं हुआ। लेकिन नहीं भी लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिखना है, ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क शायद पड़ सकता है, क्योंकि दोनों को देखा जाएगा तो एक होगा कि अपना मत दिया है लास्ट में कंक्लूड करके, एक नहीं हाँ दिया गया। सर, हर एक क्वेश्चन का कई डिमांड नहीं चीजों के होता है, ना कुछ सीधे क्वेश्चन का रीजंस पूछे डिमांड जाते होता हैं। है। जैसे कई या लोग सीधे रीजन पूछे जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आ गया, इसके क्या काउजेस थे, क्या रीजन थे, ठीक है, तो उसमें आप कंक्लूड नहीं भी करिए, केवल रीजन लिख के फ्लो चार्ट में, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर टाइम मिल रहा है, तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया, उसके हिसाब से आप फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम दबाव भी नहीं कि एकदम आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन लिखिएगा तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, थैंक यू। चलिए, और कोई दिक्कत? ठीक है, खत्म करते हैं तब। यस।